जैसे कि सबको पता है कि अर्थ समिट 1992 में हुआ था, उससे कुछ आउटकम्स आए थे, जैसे एजेंडा 21 है, रियो डिक्लेरेशन है, स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स है, यूएन ट्रिपल एफ सी है, दैन यूएन सी बी डी है, दैन यूएन सी सी डी है। तो पहला टॉपिक है हमारा वो यूएन सी बी डी से रिलेटेड है। ठीक, यूएन सी बी डी के अंदर 3 मेन प्रोटोकॉल्स है, कार्डिजना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल एंड नगोया क्वालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, उनके बारे में हम देखेंगे। फिर आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के बारे में देखेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यूएनसीबीडी के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से हैं? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट। तीसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। जो भी हमें बेनिफिट मिल रहा है जेनेटिक रिसोर्सेज का यूज करके, उसको हमें फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करनी है हर कम्युनिटी के साथ। डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री के साथ करे, डेवलपिंग कंट्री विद इन अपनी कम्युनिटीज़ के साथ करे, तो उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना है। तो ये यूएनसीबीडी का फोर्स के अंदर आया था, 1993 के अंदर ये फोर्स में आता है, जब 30 कंट्रीज इसको रेटिफाई कर लेते हैं। एंड इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक, ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसने रेटिफाई किया है, 196 इसके मेंबर हैं। दैन यूएसए एक कंट्री है जिसने साइन तो किया है परंतु रेटिफाई नहीं किया है, क्योंकि वहाँ की सीनेट्स का सपोर्ट भी चाहिए होता है, 2/3 सपोर्ट चाहिए होता है इसके लिए। दैन इसकी फ्लैगशिप रिपोर्ट कौन सी है यूएनसीबीडी की? फ्लैगशिप रिपोर्ट है वो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक है, वो ये निकालती है। दैन यूएनसीबीडी का अभी जो हाईएस्ट इंप्लीमेंटिंग बॉडी है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, वो मिलती है बार बार। ठीक, तो अभी 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? क्यूनमिंग चाइना के अंदर हुई थी। एंड 14th हुई थी वो शर्म अल शेख के अंदर हुई थी, शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर 14th हुई थी, 15th क्यूनमिंग चाइना के अंदर हुई है। तो अभी कार्टेजना प्रोटोकॉल क्या है? कार्टेजना प्रोटोकॉल 2000 के अंदर साइन की गई थी। ठीक है, फोर्स के अंदर ये कब आती है? 2003 के अंदर ये फोर्स में आ जाती है। कार्टेजना प्रोटोकॉल का मेन एम क्या था? टू एंश्योर द हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, उनके सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये। ठीक, इसके अंदर एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट भी होता है, उसका प्रोसीजर होता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट डेवलपिंग कंट्रीज इंपोर्ट कर रहा है डेवलप्ड कंट्री से, या डेवलप्ड कंट्री किसी भी प्रोडक्ट को डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो डेवलपिंग कंट्री के पास राइट है कि वो उसके अंदर जान सके कि उसके अंदर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या नहीं। ठीक, ये एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट का कंसेंट है इसका। फिर इसके अंदर अगली प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? नगोया प्रोटोकॉल है, वो उसको साइन किया गया था CBD COP10 के अंदर ये आई थी। नगोया प्रोटोकॉल का जो एम है वो असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है, जो भी रिसोर्सेज के यूज से आ रहा है उसके असेस प्रोवाइड कराया जाए, असेस कराई जाए। जेनेटिक रिसोर्सेज है उनका सबसे पहले तो असेस हो, फिर उनके असेस से यूज करके हमें जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं उससे का बेनिफिट को भी शेयर करें। ठीक है, तो ये कब फोर्स में आई थी? 2010 के अंदर, 2014 के अंदर ये फोर्स में आती है। एंड ये अप्लाई टू जेनेटिक रिसोर्सेज जो CBD के अंदर कवर किए गए हैं और उनसे बेनिफिट जो अराइज हो रहा है उसी से रिलेटेड है। दैन ट्रेडिशनल नॉलेज को भी इसमें कवर किया गया है। फिर अगला जो थर्ड इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल आई थी इसकी, नगोया क्वालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, ये 2010 में साइन की गई थी। ठीक, अडॉप्ट की गई थी। ये एड्रेस इसके से रिलेटेड है, ये लायबिलिटी एंड रिड्रेसल टू द कार्टेजना प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इन्वायरमेंट में यदि रिलीज हो जाता है और वो वहाँ पे डैमेज करता है, तो उससे जो लायबिलिटी आती है, तो उससे को रिड्रेसल करने के बारे में ये कुछ कुछ बातें की गई है इसके अंदर। ठीक, फिर है 2010 के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 2020 भी अडॉप्ट किया गया था। एंड इसके अंदर विजन 25 दिया गया था। इसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 2020 का है, उसके अंदर विजन 25 दिया गया था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि बायोडाइवर्सिटी को हमें वैल्यू करना है, कंजर्व करना है, रिस्टोर करना है, और इसको वाइजली यूज करके अपने इकोसिस्टम की जो सर्विस मिलती है उनको मेंटेन करना है। इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन सर्विस होगी, प्रोटेक्टिंग सर्विस, कल्चरल सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज। ठीक, उनको हमें मेंटेन करना है इसके लिए। फिर इसने कहा था इसका मिशन क्या था? बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है उसको हमें हॉल्ट करना है और रिवर्स करके बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना है, उसको
हॉल्ट करना था, इसका मैंने ठीक। फिर इसी से 5 स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 5 इंपॉर्टेंट गोल्स थे जिनको पूरा किया गया था। 5 गोल के 20 टारगेट्स थे। तो 20 जो टारगेट्स थे उनको हम आईसी टारगेट्स बोलते हैं, और ये जो गोल है उनको स्ट्रेटेजिक गोल बोला जाता है, ABCDE। स्ट्रेटेजिक गोल ए क्या है कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसका कोई कॉज होगा, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ठीक। स्ट्रेटेजिक गोल बी के अंदर क्या है, फिर हमें उसको जो बायोडाइवर्सिटी पे डायरेक्ट प्रेशर है उसको रिड्यूस करना है और बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना है। और गोल सी था, उसके अंदर हमें जो बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस का है इम्प्रूव करना है। गोल डी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेनिफिट्स जो बायोडाइवर्सिटी से मिल रहे हैं उसको एनहांस करना होगा, और इकोसिस्टम से हमें जो भी सर्विस मिल रही है उसको भी एनहांस करना होगा। गोल ई क्या है, गोल ई हमें इन्हांस करना होगा इम्प्लीमेंटेशन, जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी प्लान लगा रहे हैं हम, उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करके उसको बेटर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, और जो भी नॉलेज है हमें एक दूसरे के साथ में शेयर करना है, ठीक। तो ये था, उसके अंदर 5 स्ट्रेटेजिक गोल के 20 टारगेट्स थे, जिसको हमने बताया कि आईची टारगेट्स होते हैं। तो ये सारे टारगेट्स दिए हुए हैं। पहला जैसे कि है इसके अंदर इम्प्रूव्ड अवेयरनेस, मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, रिफॉर्म इंसेंटिव, देन इम्प्लीमेंटिंग प्लान फॉर सस्टेनेबिलिटी, फिश सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूस पोल्यूशन, फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाओ, टेकिंग इन्वेजिव स्पीसीज, दैन minimize the climate change impact, then protect and manage the critical site, prevent extinction, then safeguard the ecosystem services, restore degraded forest, implement नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक प्लान। हर एक कंट्री को नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाना होता है इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए। इंडिया ने भी बनाए हैं, इंडिया के 12 बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं नेशनल। प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज को इसके अंदर प्रोटेक्ट किया गया है, शेयरिंग बायोडाइवर्सिटी नॉलेज, एंड 20वां कौन सा है, इंक्रीजिंग कंजर्वेशन फाइनेंस। तो ये 20 बायोडाइवर्सिटी के लिए आईची टारगेट्स थे 2020 तक के लिए। तो 2020 तक के लिए आईची टारगेट्स खत्म हो गए थे। अभी जो मेन एम क्या था COP 25 का, पोस्ट 2020 के लिए जो बायोडाइवर्सिटी का फ्रेमवर्क होगा, जैसे कि हमने पेरिस एग्रीमेंट है वो 2020 के बाद में है, 2020 के बाद में के लिए लागू होगा क्लाइमेट चेंज के लिए। उसी तरह से ये लोग इसके अंदर पोस्ट 2020 बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हमारा फ्रेमवर्क होगा, क्या ग्लोबल कॉर्पोरेशन किस मैकेनिज्म पे काम करेगी, उसी के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 और 15 में चल रहा था। अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन फाइनलाइज कर लिया जाएगा अगली में शायद। तो अभी हम देखते हैं COP 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 CBD की, ये कहाँ पे हुई थी, ये कुनमिंग चाइना के अंदर हुई थी। और वहाँ से इसका जो मेन आउटकम था वो कुनमिंग डिक्लेरेशन आती है। ये एक वर्चुअल समिट था, एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो COP 15 को वाज टू डेवलप ए पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जैसा कि हमने अभी देखा, ठीक। इसका जो कुनमिंग डिक्लेरेशन होती है वो उसका क्या क्या काम है, ये बोल रही है कि डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर अर्जेंट एंड इंटीग्रेटेड एक्शन टू रिफ्लेक्ट द बायोडाइवर्सिटी कंसिडरेशन इन ऑल सेक्टर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। द डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर अर्जेंट एंड इंटीग्रेटेड एक्शन टू रिफ्लेक्ट बायोडाइवर्सिटी कंसिडरेशन इन ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एंड हमें जो रिवर्स करना है बायोडाइवर्सिटी लॉस को, ये बाइंडिंग नहीं होगी, नॉट अ बाइंडिंग। एंड इसकी जो थीम थी वो क्या थी, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक। एंड इस एक्शन कुनमिंग डिक्लेरेशन ने बोला था कि हमें जितने भी एक्शन है हमारे, उनको एक इंटीग्रेटेड एफर्ट में ला के उसको जितने भी ग्लोबल इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उनके रिड्रेसल करो, ठीक। एंड यहाँ पे कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड भी बनाया गया था, चाइना के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है, $230 का है, एंड जिसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज को बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंस दिया जाएगा। $230 मिलियन का क्या है, ये फंड है, कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड, चाइना ने क्रिएट किया है, डेवलपिंग कंट्री के लिए यूज किया जाएगा। एंड कुनमिंग डिक्लेरेशन, इसके अंदर हमें इंटीग्रेटेड एक्शन लेना है, बायोडाइवर्सिटी को इकोनॉमी के हर सेक्टर के साथ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि जो इकोनॉमिक इससे लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का उसको हम हॉल्ट कर सकें, ठीक। ये बाइंडिंग नहीं है, थीम क्या होगी, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन इसकी थीम है। इसके अंदर, इस डिक्लेरेशन के अंदर अभी एक ड्राफ्ट प्रपोज किया गया था आगे वाले पोस्ट 2020 के लिए। उसके जो पोस्ट 2020 के लिए ड्राफ्ट जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, उसका पहला पॉइंट था कि हमें टारगेट 30/30 को अचीव करना है। दूसरा था कि हमें 50% रिड्यूस करना है इन्वेजिव स्पीसीज़ का, जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ का जो
इंट्रोडक्शन का रेट होता है उसको हमें 50% कम करना है। ठीक, फिर हमें ये न्यूट्रिएंट का लॉस को कम करना है 50%। पेस्टिसाइड को हमें 2/3 कम करना है। दैन प्लास्टिक वेस्ट का जो भी डिस्चार्ज हो रहा है उसको भी हमें एलिमिनेट करना है। फिर हमें क्या करना है, एक और गोल है इसका, नेचर बेस्ड कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके अंदर जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, नेचर बेस्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को हमें 10 गीगाटन CO2 इंक्रीज करना है पर ईयर। ऑल मिटिगेशन एडेप्टेशन पे भी फोकस करना है हमें। फिर जितनी भी सब्सिडीज दी जा रही है जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही है उसको हमें रिड्यूस करना है बाय एटलीस्ट $500 बिलियन पर ईयर। $500 बिलियन पर ईयर हमें जितनी भी हमारी सब्सिडीज दी जा रही हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है उनको कम करना है। ठीक, हमें $200 बिलियन इंक्रीज करना है इंटरनेशनल फाइनेंस को, $200 बिलियन फाइनेंस को इंक्रीज करना है। मेन पॉइंट क्या होगी, 30/30 टारगेट को अचीव करना है, 50% ग्रेटर रिडक्शन करना है इन्वेजिव स्पीसीज के एलियन का रेट को, दैन न्यूट्रिशन को हमें आधा करना है, पेस्टिसाइड को 2/3 कम करना है, प्लास्टिक वेस्ट का डिस्चार्ज को पूरी तरह से खत्म करना है, और 10 गीगाटन CO2 का क्लाइमेट को नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के आधार पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को और बढ़ाना है। एंड मिटिगेशन एडेप्टेशन पे भी फोकस है। $500 बिलियन का फूड सब्सिडी, ये सब्सिडीज दी जा रही है वो उसको कम करना है, और $200 बिलियन हमें फाइनेंस के लिए देना है। तो इसके अंदर 21 टारगेट आइडेंटिफाई किए गए थे और 4 गोल्स आइडेंटिफाई किए गए थे। और मेन इसका काम होगा, थीम क्या थी, वो लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर विजन बाय 2050। जैसे कि हमने देखा कि 2010 के अंदर क्या किया, अडेप्ट किया गया स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी, फिर वो 2020 के अंदर आईची टारगेट्स खत्म हो रहे हैं, 2030 में हमारा क्या है, SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो भी खत्म हो रहा है 2030 में। फिर 2050 में इसने दिया है, विजन दिया है 2050 के लिए, 2050 के लिए विजन फॉर स्ट्रेटेजिक प्लान लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर। अगला है हाई, अभी हमने 30/30 टारगेट डिस्कस किए थे। 30/30 टारगेट ये क्या है, हम ये देखते हैं। तो एक हाई एम्बिशन कोलिएशन फॉर नेचर एंड पीपल अनाउंस की गई थी। तो ये क्या है, एक 30 कंट्रीज़ का इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, हाई एम्बिशन कोलिएशन फॉर नेचर एंड पीपल। ये 70 कंट्रीज़ का एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जिसको चेयर किया है कोस्टा रिका एंड फ्रांस ने। ठीक, इंडिया ने इस कोलिएशन को ज्वाइन किया है। इसका जो एम क्या है, 30% प्रोटेक्ट करना है, एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड ओशन बाय 2030 तक। तो 30% वर्ल्ड का लैंड ओशन को हमें प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। तो 30 यहाँ से आया है, 30 यहाँ से आया है, तो 30/30 टारगेट इसको बोला जाता है, 30/30 टारगेट। इट इज़ ए ग्लोबल टारगेट जिसका एम क्या है, जो हमारा स्पीशीज लॉस हो रहा है उसको कम करना है और हमें इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। ठीक, तो ये लैंड और ओशन दोनों को कवर करता है 30/30 टारगेट। इंडिया ने इसका साइन किया है, हाई एम्बिशन कोलिएशन फॉर नेचर एंड पीपल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट 2 आउटकम्स थे यहाँ से। अगला स्पीशीज है, अगला है वो आलियम नेगियम। आलियम नेगियम जैसे आलू प्याज, आलू प्याज, तो ये क्या है, प्याज की एक, प्याज और इसकी गार्लिक की एक नई स्पीशीज है। आलियम इसका जीनस है, वो नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर। इसका डोमेस्टिक कल्टीवेशन तो पहले से ही चला आ रहा है, तो हम इसको याद कैसे करेंगे, आलू प्याज आलू प्याज आलू प्याज। ठीक, तो ये हमें प्याज की एक नई स्पीशीज है, ये पर्पल कलर की होती है जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में। अगला टॉपिक है वो हमारा है यूनाइटेड नेशन इमिजन गैप रिपोर्ट 2021। तो UNEP रिलीज करता है इमिजन गैप रिपोर्ट 2021। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार हमें कोविड-19 के कारण 2020 के अंदर 5.4% ड्रॉप हुआ था CO2 के इमिजन में। 2020 में कितना हुआ है, 5.4%, ये याद रखना है। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे जो अभी जो हम जितना भी इमेजिन कर रहे हैं, अभी हम इतना मान लें इमेजिन कर रहे हैं, तो इससे सेंचुरी के एंड तक कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड सेंचुरी के एंड तक इंक्रीज हो जाएगा। यदि हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोकना है इसको, राइज को, टेम्परेचर को, ग्लोबल वार्मिंग को, तो हमें अपने कंट्रीब्यूशन, ये जो ग्लोबल हाउस गैसेस है उनको 30% कट करना पड़ेगा। और यदि हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि पेरिस का टारगेट है उस तक रखना है, तो हमें 55% इमिशन को कम करना पड़ेगा। ठीक, 30% कम
करना पड़ेगा यदि हमें 2 डिग्री टारगेट अचीव करना है सेंचुरी के एंड तक टेम्परेचर राइज का, और 55% कम करना पड़ेगा जब हम चाहते हैं कि सेंचुरी के एंड तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर राइज हो। करंट एक्शन से कितना हो जाएगा, 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो जाएगा 2100 तक। ठीक, इसने इस रिपोर्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन रिकवरी भी दिए गए थे। उसके अंदर हमारे जो अंडीसीज है उनको अपहोल्ड करना है, रेजिलियंस बिल्डिंग करना है, दान सेंटरिंग एक्शन है, पार्टिसिपेशन को हमें बढ़ावा देना है, प्राइवेट सेक्टर का रोल योगदान को बढ़ाना है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है। ठीक, ये इसके कुछ एक प्रिंसिपल्स थे ग्रीन रिकवरी के लिए। आगे वाला टॉपिक देखते हैं। आगे वाला टॉपिक है वो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन है। तो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है ये। इसके अंदर ये बताया जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेज का क्या क्या कंसंट्रेशन हो रही है अभी, उसके बारे में बताया गया है। तो ये देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज है, ये देखो नीचे इस टेबल में दिया हुआ है, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, देन फ्लोरोकार्बन एंड सल्फर ऑक्साइड, इनके बारे में दिया हुआ है। 1715 में इनकी कंसंट्रेशन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हुआ करती थी, 280 ppm हुआ करती थी, एंड मीथेन कितनी थी, 0.7 ppm थी पार्ट्स पर मिलियन, नाइट्रस ऑक्साइड 0.270 पार्ट्स पर मिलियन थी। कल पर फ्लोरोकार्बन मीथेन CF4 कितना था, 40 पार्ट्स पर ट्रिलियन थी। सल्फर ऑक्साइड लगभग, सल्फर हेक्जा फ्लोराइड थी, वो उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0 थी। ये 1750 प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे है। अभी कितनी हो गई है, अभी इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो 413 ppm हो गई है। ठीक, और नाइट्रस ऑक्साइड है वो 125% इंक्रीज हो गई है लगभग। कार्बन डाइऑक्साइड 150% इंक्रीज हुई है। मीथेन 250% इंक्रीज हुई है। इसका बेस ईयर 1750 माना गया है। ठीक है, ये 1750 का हमने डाटा देखा है, इस लेवल पे ये इतना इंक्रीज हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना इंक्रीज हुआ है, 150%, मीथेन 250%, नाइट्रस ऑक्साइड 125% इंक्रीज हुआ है। ठीक, फिर अभी इनका देखोगे तो लाइफ टाइम देख लेते हैं। इनका इस टेबल में लाइफ टाइम भी दिया हुआ है इन गैसेस का, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी दिया हुआ है। इस टेबल में नीचे जाओगे, नीचे की तरफ जाएंगे तब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो इंक्रीज होगा। ठीक, S6 का सबसे ज़्यादा है, 22,000 साल तक रह सकती है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसका 22,000 है, और ये 3200 साल तक रह सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो 50 साल तक इन्वायरमेंट में रह सकती है, 50 से 200 साल तक रह सकती है। और मीथेन है वो कितना है, 12 साल तक रह सकती है, मीथेन 12 साल तक रह सकती है। तो ये 12 साल है, काफ़ी कम है ये 12 साल औरों की कंपेयर में। तो ये क्या है, एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है मीथेन। नाइट्रस ऑक्साइड कितने साल तक रह सकती है, 114 साल तक रह सकती है। देन CF4 कितने साल तक रह सकती है, ये रह सकती है 50,000 साल से भी ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर रह सकती है, कितना हार्म कर सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखोगे तो नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, S6 का है, एंड उससे कम इसका है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में इसको कंपेयर करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का एक माना जाता है, और फिर मीथेन का कितना है, 23 है, नाइट्रस ऑक्साइड का 296 है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई थी, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई है। अगला टॉपिक क्या है, वो है क्रिप्सम। तो जैसे क्रिस्पर है उसी तरह से एक क्रिस्प है, तो इन दोनों के बीच में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिस्पर अलग है, बायोटेक्नोलॉजी का टूल है वो। क्रिप्सम क्या है, क्रिप्सम है ये क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग है। ये बेसिकली एक GIS टूल है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मिलकर इसको रिलीज किया था। जियो टैगिंग में हेल्प करेगा, GIS मैपिंग में हेल्प करेगा। GIS के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं नवंबर के मंथ में। तो ये इसको 7 स्टेट्स के अंदर रिलीज किया गया था। ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पैन इंडिया लॉन्च कर दिया जाएगा थोड़े दिन में। अगला टॉपिक है वो E12 है और E15। E12 का मतलब क्या है, 12% ब्लेंडिंग हो इथेनॉल में। इथेनॉल की 12% इथेनॉल है किसमें, गैसोलीन में। E15 का मतलब है 15% की ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम, 15% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं किसमें, गैसोलीन में। तो E12 और E15 आपको समझ में आ गया हुआ। फिर इसको लिए अभी रिलीज किए गए थे, मास मिशन स्टैंडर्ड है, उसको रिलीज किया गया था। गवर्नमेंट का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट प्रोग्राम है उसके अंदर टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना 2023-24 तक। ये अभी इसके लिए इन व्हीकल्स के लिए मास मिशन स्टैंडर्ड रिलीज किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा, मोटर व्हीकल रूल्स 2021 के लिए। ठीक है, ये इसके लिए जो भी कॉम्पिटेबल व्हीकल होगा उसके लिए एक स्टिकर छपाना होगा कि वो इथेनॉल से भी चल सकता है। अभी डिफरेंट
तरह के व्हीकल्स होते हैं फ्यूल्स के आधार पर, जैसे कि मोनो है, बाई फ्यूल है, देन फ्लेक्सी फ्यूल है। तो मोनो फ्यूल में क्या होता है कि वो नेचुरल गैस पे ही चलता है ओनली, और उसको डेडिकेटेड नेचुरल गैस व्हीकल भी बोलते हैं हम। बाई फ्यूल वाला है वो दो पे चलेगा, एक नेचुरल गैस होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। दूसरा है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, वो किसी के दो दो के मिक्सचर पे चलेगा, दो या दो से ज़्यादा के मिक्सचर पे भी चल सकता है फ्लेक्स फ्यूल वाला। और कितना फ्यूल, एथेनॉल का हम 83% ब्लेंडिंग कर सकते हैं, 83% ब्लेंड कर दिया तब भी व्हीकल चल जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा है वो जीरो वेस्ट सिटीज अलायंस, जीरो वेस्ट सिटी चैलेंज है। तो इस चैलेंज का क्या था, ये बेसिकली ये यूके का एक एनजीओ है वेस्ट एड, उसने एक चैलेंज रखा था कि जिसका मेन एम क्या था, ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन को आइडेंटिफाई करना जो वेस्ट को कम करने में हमारी हेल्प करे, उसको रिसाइकलिंग करने में हमारी हेल्प करे, और इससे जो है हमें ग्रीन एम्प्लॉयमेंट भी पैदा होगा। तो इसके अंदर इंडिया का गुवाहाटी सिटी से 2 एंटरप्रेन्योर्स जीते थे इस चैलेंज के अंदर, बाकी 3 सिटीज़ और भी थे जो इसमें टॉप में थे, जोनासबर्ग एंड हो ची मिन सिटी। ठीक, गुवाहाटी से इंडिया के 2 थे, इसलिए हमें इसको टॉप किया था। एंड याद रखना है जीरो वेस्ट सिटी चैलेंज है, यानी कि जीरो वेस्ट करने के उद्देश्य से इस चैलेंज को ऑर्गेनाइज कराया गया था। वेस्ट एड एक एनजीओ है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का है, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आइरिस है। आइरिस क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। तो इस नाम से ही पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। तो आइलैंड्स नेशन के लिए, आइलैंड स्टेट्स के लिए हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि रेजिलियंट हो, इसका मेन एम यही है। ठीक है, तो उसके लिए एक कोलिएशन बनाई गई है, इंडिया भी इसका पार्ट है, इंडिया इस कोलिएशन का पार्ट है। अदर कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। तो इंडिया हिस्सा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। नाम से आपको पता चल गया वैसे काम क्या है, ये कोलिएशन है फॉर पुटिंग इन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन विथस्टैंड द नेचुरल डिजास्टर टू लेसन द इकोनॉमिक लॉसेस। ठीक, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसका क्रिएट करना है, मेन एम यही है। अगला टॉपिक है वो हमारा है EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर टू फॉर इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ लाइफ। यानी कि प्रोडक्ट जब शुरू हो रहा है, जब भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद वो रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाएगा, फिर कंज्यूमर से उसको हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन करके उसको वापस इसके पास मैन्युफैक्चरर के पास भेजा जाएगा ताकि उसको रिसाइकल कर सके। तो यही इन्वायरमेंट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कलेक्ट भी करना है। ठीक, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी लाइफ साइकिल, जब प्रोड्यूस हुई है वहाँ से लेके एंड ऑफ लाइफ तक, इसका जो भी प्रोडक्ट है उसका जितना भी इम्पैक्ट आ रहा है इन्वायरमेंट पे, उसका लिए रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोड्यूसर। ठीक, यही प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर रेगुलेशन ऑफ EPR फॉर प्लास्टिक के लिए लॉन्च किए गए थे, गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने रिलीज किए हैं। इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर रिलीज किए गए हैं। इसका जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, प्री कंज्यूमर एज वेल एज पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। एंड इसके अंदर जो पहला मेन पॉइंट था कि क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, इन रूल्स का पहला पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ वेस्ट बताई गई है इसके अंदर कि कितना वेस्ट मैनेज करना है, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर PIBO कितना वो मैनेज करना है, क्वांटिटी कितना मैनेज करनी है इन्वेस्ट की। ठीक, फिर उसके बाद में दिस विल कवर 3 कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक इसमें कवर किए गए हैं। पहला है रिजिड प्लास्टिक, दूसरा फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर सिंगल लेयर एंड मल्टीप्लेयर। इसके अंदर सेकंड वाले में प्लास्टिक सीट भी इंक्लूडेड है, जैसे कैरी बैग है वो भी सेकंड वाले कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड में क्या है, थर्ड में है मल्टी लेयर प्लास्टिक्स, थर्ड में मल्टी लेयर प्लास्टिक कवर किए गए हैं। ठीक, ये 3 कैटेगरीज हमें याद रखनी है, रिजिड, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर सिंगल लेयर, मल्टी लेयर, थर्ड में मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग। ठीक, और इसमें क्वांटिटी बताई गई है इन रूल के अंदर कि कितना मैनेज करना है प्रोड्यूसर को, इंपोर्टर को, ब्रांड ओनर को, कितना इसको मैनेज करना है, वेस्ट जितना कितना जनरेट कर रहा है तो उसको कितना मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, यदि उससे ज़्यादा से मैनेज करेगा तो उसके लिए उनको एक EPR सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको ट्रेडिंग अलाउ की गई है।
जैसे कि इन ट्रेडिंग ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट इज अलाउड, देन इस ईपीआर सर्टिफिकेट को कौन इश्यू करेगा? सीपीसीबी इश्यू करेगा। उसके लिए एक ईपीआर पोर्टल भी बनाया गया है, जहां पर ये जो प्रोड्यूसर हैं पीआईबीओ, प्रोड्यूसर इंपोर्टर और ब्रांड ओनर, इसको ईपीआर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा इनका, और फिर उसके बाद में ये लोग ट्रेड कर सकते हैं ईपीआर सर्टिफिकेट्स का। जस्ट लाइक कार्बन सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग होती है उसी तरह से, कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग होती है उसी तरह से, शेयर्स की ट्रेडिंग होती है उसी तरह से, ईपीआर की भी ट्रेडिंग होगी। अगला हमारा टॉपिक है वो देखते हैं। तो ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, फ्रॉम पॉल्यूशन टू सॉल्यूशन, फ्रॉम पॉल्यूशन टू सॉल्यूशन। ये मरीन प्लास्टिक और मरीन पॉल्यूशन, मरीन लिटर और प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, यूएनईपी के द्वारा है। इसका नाम याद रखना है बस। ये रिपोर्ट कह रही है कि जो हमारा मरीन लिटर है वो 2040 तक क्या हो जाएगा, 2040 तक वो 3 गुना हो जाएगा। प्लास्टिक जितना हम रिलीज कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जो ओशन में जा रहा है वो मरीन लिटर की फॉर्म में जा रहा है, तो वो 3 गुना हो जाएगा 2040 तक। अगला है जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, रिलीज किया गया था, नीति आयोग और इसरो ने मिलकर रिलीज किया है इसको। इतना ही जानना है इसके बारे में। ये है क्या बेसिकली, ये आपको बताया गया कि कौन सी लोकेशन पे कौन सी अवेलेबल एनर्जी का रिसोर्सेज है, उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसके बारे में जानकारी है इसके अंदर, जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया के अंदर। अगला टॉपिक है हमारा वो एनर्जी अकाउंटिंग है। एनर्जी अकाउंटिंग इसका मतलब ये है कि एक एनर्जी ग्रिड के अंदर कितना एनर्जी इनपुट आ रहा है और कितना ही आउटपुट जा रहा है ग्रिड के अंदर। इसके अंदर इनपुट क्या क्या हो सकता है? सोलर एनर्जी हो सकता है, कोल एनर्जी से, कोल से जो एनर्जी आ रही है वो हो सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी हो सकती है जैसे विंड से आने वाली है, हाइड्रो एनर्जी हो सकती है, और उससे कितना आउटपुट जा रहा है, आउटपुट किसको जाएगा? कंज्यूमर्स को जाएगा। तो वो कौन सा कितना जा रहा है, कितना इनपुट आ रहा है, कितना आउटपुट जा रहा है, उसका बारे में ये जानकारी रखता है, अकाउंट करता है। तो इट इज अकाउंटिंग फॉर ऑल द एनर्जी इनफ्लो एट वेरियस वोल्टेज लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूशन पेरीफेरी ऑफ ए नेटवर्क, इंक्लूडिंग renewable energy and open access consumer as well as energy consumption at the end of the consumers। तो डिस्कॉम्स के लिए ये एनर्जी अकाउंटिंग मैंडेटरी कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लिए। उनको क्वार्टरली अभी एनर्जी के लिए अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक। एंड वो अकाउंटिंग कौन करेगा? CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन करेगी। अगला टॉपिक है हमारा वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को 2001 एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। 2002 के अंदर ये बनी थी, ठीक है, ये बॉडी। इसका जो काम है वो स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग देती है, ये दैन डिमांड साइड को मैनेजमेंट करती है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को इंप्लीमेंट यही करती है बॉडी। दैन ये स्टेचुटरी बॉडी है, ये सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी प्रोफेशनल भी करती है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का को ये इम्प्लीमेंट करती है। दैन इसका जो मेन काम है वो रिड्यूसिंग द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ आवर कंट्री है, वो है। दैन इसके लिए हर एक स्टेट में एक इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाई गई है, इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है हर स्टेट के अंदर। अगला है पावर परचेज एग्रीमेंट। पावर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किस के बीच में? जो पावर जनरेट करता है और पावर जो लेता है, खरीदता है, उसके बीच में। तो ये हमारा एनर्जी का सेटअप है, नीचे देखेंगे तो ये एनर्जी सोर्स आ रहा है, एनर्जी सोर्स से फिर जनरेशन प्लांट से जनरेट करेगा, ठीक है, एनर्जी जनरेट हुई, फिर वो ट्रांसमिट होके किस में जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज किसको भेजेगा? कंज्यूमर्स को बेचेगा। तो कंज्यूमर दो प्रकार के हो सकते हैं, बल्क कंज्यूमर और स्मॉल कंज्यूमर, हाउस होल्ड, अपने घर वाले, ठीक है। तो ये पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है वो जनरेशन प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बीच में साइन किया जाता है। बेसिकली ये एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बताता है कि इसको किस रेट पे खरीदनी है और कितने टाइम पे ये खरीदेगा और कैसे कैसे ये अवेलेबल कराएगा, उसके बारे में सारी जानकारी इसमें दी होती है पावर परचेज एग्रीमेंट में, ठीक। तो अगला टॉपिक है वो है हमारा IEX। तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है ना, वो अभी इन सेक्टर में काम कर रहा है। तो डे अहेड मार्केट है, इसमें क्या होता है कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है, तो यहाँ पे जो पावर सेक्टर से पावर, ये पावर एक्सचेंज है इंडिया का, जैसे कि BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह से इस पे पावर का एक्सचेंज किया जाता है। डे अहेड मार्केट में हम इलेक्ट्रिसिटी
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो वीडियो लास्ट में बंद हो गया था बीच में ही। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे ये एक पावर एक्सचेंज है जहाँ पे पावर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, जहाँ पे हम पावर खरीद और बेच सकते हैं। जैसे कि हम स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हम क्या करते हैं, स्टॉक्स का एक्सचेंज करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे पावर्स को खरीद और बेच सकते हैं। यहाँ पे डे, इसके अंदर पहला डे अहेड मार्केट होता है। इसके अंदर हम एक दिन पहले पावर को हम खरीद और बेच सकते हैं, एक दिन पहले। टर्म अहेड मार्केट में हम 11 दिन पहले पावर्स को खरीद और बेच सकते हैं। यानी जो जिसको पावर की रिक्वायरमेंट होती है। दैन यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की भी ट्रेडिंग होती है। और यहाँ पे एक रियल टाइम मार्केट भी बनाया गया है, अभी ये लॉन्च किया गया था रिसेंटली। इसको रियल टाइम मार्केट के अंदर हम जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं तो 1 घंटे के अंदर हमें वो डिलीवर हो जाती है कंपनीज को, जो भी खरीदना चाहती है उसको। ठीक, 1 घंटे के अंदर वो यहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। तो ये था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। अभी गवर्नमेंट ने ग्रीन डे अहेड मार्केट एनर्जी लॉन्च की है। हमने क्या देखा था, डे अहेड मार्केट एनर्जी। डे अहेड मार्केट में हमने देखा था कि दिन के एक दिन पहले हम ये एनर्जी खरीद सकते हैं, पावर खरीद सकते हैं। तो हमें एक दिन के बाद वो पावर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, ग्रीन डे अहेड मार्केट के अंदर हमें जो पावर अवेलेबल होगी वो रीन्यूएबल एनर्जी से जो पावर जनरेट होगी वो इसमें अवेलेबल हो जाएगी। ये एक बेसिकली मार्केट प्लेस है जहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी की ट्रेडिंग की जाएगी डे टू डे बेसिस पे, एक दिन पहले। ठीक, इसको जो मैनेज कौन करेगा, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर इसको मैनेज करेगा। और यहाँ पे एनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कंपनी है वो रजिस्टर कर सकती है और अपनी पावर बेच सकती है कंज्यूमर्स को। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह के प्राइस डिस्कवर किए जाएंगे, कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों का ही पावर को डिस्कवर किया जाएगा। एंड दोनों ही अवेलेबल होगी इस प्लेटफॉर्म पे, उनको एक इंटीग्रेटेड मैनर में बेचा जाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी कभी अवेलेबल हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। जब अवेलेबल होगी तो उसको खरीद लिया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है वो हमारा है वाटर से रिलेटेड है। एंड इसमें हम देखते हैं कि टोटल ग्राउंड वाटर है, टोटल ग्लोबल वाटर है, उसका लगभग 96.5% है वो ओशियंस में है। और बाकी फ्रेश वाटर कितना है, 2.5% ओनली। ओनली 2.5% फ्रेश वाटर है। उस 2.5% का ही लगभग 70% यानी कि 68.7% है वो ग्लेशियर और आइस कैप्स में है। 30% ग्राउंड वाटर है। और जो बच गया 1.2% वो क्या है, सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर 1.2 का ही लगभग 70% ग्राउंड आइस है और परमाफ्रॉस्ट में है। और लेक्स में 20% है। एटमॉस्फेयर में 3% है। सोयल मॉइस्चर में 3.58% है। एंड स्वैम्प्स में 2.6% है। जो बच गया उसके वाले का, ठीक, जो एटमॉस्फेयर में है उस कितना है, 3% एटमॉस्फेयर में है, 2.6% स्वैम्प्स एंड मार्सेस में है। एंड रिवर्स में कितना है, 0.49% है। इसमें ये पूछा जाता है कि किसमें कौन सा ऑर्डर पूछ लिया जाता है, किसका ऑर्डर कब है। एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। एंड अगला टॉपिक है हमारा वो इसी से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, डबलिन प्रिंसिपल्स। तो 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वाटर एंड एनवायरनमेंट पे, डबलिन आयरलैंड में है। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल दिए गए थे वाटर से रिलेटेड से। पहला प्रिंसिपल वो कहता है कि फ्रेश वाटर वो फाइनाइट है और ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए बहुत क्रिटिकल है, हमें इसलिए इसको मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा प्रिंसिपल में हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तीसरे में हम कहते हैं कि जिसको मैनेजमेंट के लिए हमें वुमेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। एंड चौथा है उसका हमें मैनेज कर रहे हैं तो हमें मार्केट फोर्सेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो मार्केट वैल्यू के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में बात करता है वाटर की। उससे वाटर को हमें कमोडिटिफिकेशन के बारे में बात होती है। कमोडिफिकेशन हम कर ही रहे हैं, बॉटल में बेच रहे हैं पानी। जो हमें नेचर से फ्री मिल रहा है पानी, उसको हम बोतल में बेच के भर के 20 रुपये में बेच रहे हैं। कमोडिटिफिकेशन तो ऑलरेडी हो रहा है वाटर का। तो इसके लिए अभी कुछ लोग और मांग कर रहे हैं वाटर को और ज़्यादा कमोडिफाई करने की भी मांग कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं इसका उल्टा। ठीक, अगला टॉपिक है वो हमारा है वो टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज है। टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज क्या होता है कि ये सारा पानी होता है जो लैंड सरफेस और सब सरफेस में जितना भी पानी है वो टेरेस्ट्रियल वाटर कहलाता है। ठीक है, उसको टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज बोलते हैं। इसके अंदर क्या है इंक्लूड किया गया है, जैसे इस डायग्राम में देखते हैं, सोयल मॉइस्चर है, ग्राउंड वाटर एंड आइस है, रिवर्स है, स्नो है, लेक है, वेटलैंड है। ये जो सारा पानी आ रहा है इन ऊपर ऊपर वालों से, वो टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज का एक हिस्सा है। ठीक, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी
वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिस रिपोर्ट का नाम है 2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज। इस रिपोर्ट ने ये बोला है कि जो टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज है वो ग्लोबल लेवल पे 1 सेंटीमीटर पर ईयर डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, और इंडिया के अंदर 3 सेंटीमीटर पर ईयर कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा अंटार्कटिक में हुआ है कम, दूसरा ग्रीनलैंड में हुआ है, तीसरा इंडिया में हुआ है। इंडिया में कितना हो रहा है? 3 सेंटीमीटर पर ईयर टेरेस्ट्रियल वाटर डिक्लाइन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो 3 सेंटीमीटर पर ईयर हो रहा है। और टेरेस्ट्रियल वाटर के अंदर इंडिया के जो रिवर बेसिन है 21, वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं टेरेस्ट्रियल वाटर में। तो वो भी वाटर, उसके अंदर बहुत सारी उसमें कैटेगरीज को क्लासीफाई किया गया है। जैसे 5 रिवर बेसिन है वो एब्सोल्यूट वाटर स्कार्स की कंडीशन में है। एब्सोल्यूट वाटर स्कार्स वो कंडीशन होती है जहाँ पे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर 500 क्यूबिक मीटर वाटर से कम है। तो 5 रिवर बेसिन है वो हमारे वाटर स्कार्स हैं, जहाँ पे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम है। और 3 वाटर स्ट्रेस कंडीशन है जहाँ पे भी कंडीशन कम है, जहाँ 1700 क्यूबिक मीटर, ये 1700 क्यूबिक मीटर से कम है, 1700 क्यूबिक मीटर से पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है। तो 3 वाटर स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, 5 वाटर स्कार्स है, 5 वाटर एब्सोल्यूट वाटर स्कार्स है। ठीक, तो ये था हमारा टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज। अगला टॉपिक देखते हैं, वो है हमारा कोरल रीफ। कोरल रीफ बेसिकली एक लैंड फॉर्म है जो डेड कोरल के डिपोजिशन से बना है। ठीक है, तो कोरल रीफ 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि फ्रिंजिंग रीफ है, देन बैरियर रीफ है, देन अटोल है। ठीक, तो कोरल क्या है? कोरल एक एनिमल्स होता है, लिविंग एनिमल होता है, जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है जूजेंथले एल्गी के साथ। ये एल्गी कोरल को फूड प्रोवाइड करती है, और कोरल होता है वो इसको स्केलेटन या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोरल इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसका जो स्केलेटन होता है वो हार्ड होता है। इसका जो ये देखिए, ये जो आउटर स्केलेटन है ये हार्ड है, ये कोरल का बना हुआ है। इसके अंदर ये जो है येलो वाली, ये एल्गी है, जूजेंथले एल्गी। ठीक, तो कोरल लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, जो कि पॉलिप्स से मिलकर बना होता है, एंड इसके अंदर एक एल्गी होती है जूजेंथले। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। जूजेंथले एल्गी इसको फूड देती है और कोरल से इसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो अभी कोरल रीफ 2 प्रकार की होती है मेनली, हार्ड कोरल एंड सॉफ्ट कोरल। तो हार्ड कोरल है वो रीफ बनाती हैं, सॉफ्ट कोरल नहीं बनाती हैं। हार्ड सॉफ्ट कोरल क्या होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है? सी फेन इसका एग्जाम्पल है। ठीक, एंड ये हमने देख लिया कि ये दैन ब्रिंज, इसके बारे में 3 तरह के कोरल लैंड फॉर्म होते हैं, जैसे कि फ्रिंजिंग रीफ है, बैरियर रीफ है, देन अटोल है। ये एक वोल्केनो है, ये वोल्केनिक आइलैंड है, एक आइलैंड है, नया नया आइलैंड बना है। इसके अराउंड यदि जब कोरल रीफ डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। फिर वो आर्क की शेप में ले डिपोजिट होते होते तो ये क्या बन जाएगी? बैरियर रीफ। एंड देन ये पूरा आइलैंड को ही घेर ले, तो ये घेरते घेरते ये डिपॉजिट होकर एक आइलैंड बन जाए सर्कुलर, तो वो बन जाएगी अटोल। तो ये जो स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए होता है उस पर डिपॉजिट होती है, ये आइलैंड है, इस पर यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है कोरल। तो धीरे धीरे ये फ्रिंजिंग रीफ बनती है, फिर थोड़ा सा और बड़ा और डिपॉजिट होती है, फिर क्या बन जाती है वो? बैरियर रीफ। फिर पूरा ही इस आइलैंड पे डिपॉजिट होगी, पूरा क्या डिपॉजिट हो जाएगी, तब उसको क्या बोलेंगे? एटॉल बोलते हैं। ठीक, तो इसकी ग्रोथ कंडीशन के लिए क्या चाहिए होती है? कुछ कंडीशंस होती है कोरल रीफ के लिए फेवरेबल, जैसे टेम्परेचर 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सैलिनिटी चाहिए 27 से 40 दैन परसेंटेज, सेलो वाटर डेप्थ होनी चाहिए लेस देन 50 मीटर की, इसके लिए फेवरेबल डेप्थ है ये। ठीक है, एंड इसका जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है कोरल का? ये कोस्टल प्रोटेक्शन होती है, तो इसमें वेव्स आती हैं, उनसे जो इरोजन होता है उसको, उससे हमारा प्रोटेक्शन करती है कोस्ट को। दैन नेचुरल मेडिसिनल वैल्यू तो है ही है, दैन इकोलॉजी भी है, इकोलॉजी में बायोडावर्सिटी, हाई बायोडावर्सिटी, उनको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहा जाता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, कोरल टूरिज्म भी होता है। तो देयर आर थ्रेट टू द कोरल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं हम, ह्यूमंस ने क्लाइमेट चेंज किया है, जिसके कारण कंपोजिशन चेंज हो गया है। कंपोजिशन एज वेल एज रेजिडेंस टाइम है ग्रीन हाउस गैसेस का इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो गया है, तो वो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो देर आर मेनी थ्रेट्स टू द गोल्स लाइक क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन, पीएच चेंज हो जा रही है। ठीक है,
देन पोल्यूशन, एल्गी, बैक्टीरिया, सेडिमेंटेशन, टॉक्सिक केमिकल, मरीन डेब्रिस, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस, इररेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, कोल माइनिंग। इसके अलावा एपिजेनेटिक डिजीज़ हैं, जो जेनेटिक डिजीज़ हैं वो सारी इसके लिए खतरनाक हैं कोल्स के लिए। तो इंडिया में कोल कहाँ कहाँ मिलती है? गल्फ ऑफ कच्छ में मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप एंड अंडमान और निकोबार में मिलती है। तो इंडिया 10th नंबर पे आता है। कंट्रीज वाइज देखोगे तो कोल में सबसे ज़्यादा कोल कहाँ मिलती है? इंडोनेशिया में मिलती है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, फिर फिलीपींस। तो ये कंट्री वाइज ऑर्डर है इनका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड इंडिया में 10th नंबर पे है। ये थ्रेट है कोल की, क्या क्या थ्रेट्स हैं कोल को, और ये 27 से 25 डिग्री आइडियल टेम्परेचर है इनके लिए। सैलिनिटी 27 से 40 है। सेलो वाटर डेप्थ कितनी होती है? लेस देन 50। तो ये इसके लिए कोल के लिए आइडियल कंडीशन होगी। अब कोल ब्लीचिंग कैसे होती है? ये हमने देखा था कि ये कोरल है, ये जूजेंथली एल्गी इसके अंदर है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, ये एक हेल्दी कोरल है। ठीक, जैसे ही टेम्परेचर या सैलिनिटी इंक्रीज हुआ तो उसके कारण सैलिनिटी के कारण पीएच चेंज हो जाएगी। पीएच चेंज हो जाएगी तो जो कोरल का आउटर स्केलेटन है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सैलिनिटी चेंज हुई तो पीएच चेंज होगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो घुलने लग जाता है। ज़्यादा सैलिनिटी होगी तो उसके कारण उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है। और जो एल्गी के लिए भी हार्मफुल होती है पीएच, तो एल्गी इस कोरल को छोड़ देती है, इससे ये निकल जाती है, तो ये कोरल है वो वाइट पड़ जाती है, धीरे धीरे वाइट हो जाती है। जब एल्गी बाहर निकल गई तो इसको खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा तो ये मर जाएगी कुछ दिन बाद। तो कोरल्स आर डेड, और डेड कोरल डिपॉजिट होकर क्या बना देगी? कोरल रीफ। ठीक, इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है ये। कोरल ट्रायंगल है, 6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, उसको कोरल ट्रायंगल बोला गया है। ये पैसिफिक ओशियन में है। तो ये कोरल ट्रायंगल है, इसके अंदर 6 कंट्रीज कौन कौन से हैं? फिलीपींस, मलेशिया, दैन इंडोनेशिया, टिमोर लेस्टे, सोलोमन आइलैंड एंड पापुआ न्यू गिनिया। ये 6 कंट्रीज हैं वो कोरल ट्रायंगल के हिस्सा हैं, पूछे जा सकते हैं कभी भी। एंड फिर सन ऑफ लेक कोरल क्या होती है? ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है, दो इंडिजीनियस कोरल्स को होती है, उनको थ्रेट करती है। अगला टॉपिक है वो है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, तो कोरल रीफ के मॉनिटरिंग के लिए एक नेटवर्क बनाया गया था जो कि एक रिपोर्ट पब्लिश करता है उनके स्टेटस पे, कोरल रीफ का क्या क्या स्टेटस है। ये पीरियोडिकली रिपोर्ट इश्यूज की जाती है। एंड अभी जो करंट लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि हमने लास्ट डिकेड में 14% कोरल लॉस कर दी है। 14% कोरल लॉस हो गई हैं लास्ट डिकेड में। ठीक, उसके लिए मेन काज था तो एल्गल ब्लूम था, वो मेन कॉज दिया गया है इसमें। एंड ये जो नेटवर्क है वो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह है। इसके अंदर फ्रांस भी है, फ्रांस आ रहा है, यूएस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, देन यूएनईपी भी इसका मेंबर है, बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर है जो दिए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसको। अगला टॉपिक है वो हमारा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ठीक, ये 4 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। ये बियॉन्ड म्यूनिसिपल एरिया के लिए एप्लीकेबल होगा, उसके लिए एक्सटेंड कर दिया गया था इसको अमेंडमेंट में। एंड नोटिफाइड एरियाज, डिफेंस टाउन जैसे कि कंटेनमेंट एरिया के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं, क्योंकि इन सभी के लिए सेपरेट रूल्स अलग से दिए गए हैं। इसके अंदर चौथे पॉइंट में हम देख रहे हैं कि इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वेस्ट जनरेटर्स को, वेस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर। फिर उसके अंदर ड्यूटीज फिक्स की गई है, जनरेटर से लेके गवर्नमेंट के अधिकारियों तक की ड्यूटी फिक्स की गई है इसके अंदर। इसके अंदर सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बना सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बना सकती है, कैसे ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, उसकी जांच के लिए। फिर इसके लिए स्टैंडर्ड लैंड फील्ड होती है जिसमें कूड़ा कचरा जाता है, उनके लिए क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या स्टैंडर्ड होगा, वो भी ये कमेटी डिसाइड करेगी। दैन जो अगला पॉइंट है वो देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर होता है, सैनिटरी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, उसको एक पाउच देना पड़ेगा जिसमें यूज़ करने के बाद हम प्रोडक्ट को डालेंगे और थ्रो कर देंगे। जैसे कि सैनिटरी नैपकिन है, उसको यूज़ करने के बाद उस पाउच में डालेंगे और सेफली उसको डिस्पोज कर देंगे। एंड इसके अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का भी प्रोविज़न है जो बनाए जाएंगे। 150 किलो कैलोरी पर केजी वाली रिक्वायरमेंट्स उसको सेटअप किए जाएंगे, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा ताकि वेस्ट टू वेल्थ हम कन्वर्ट कर सकें। तो ये थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। अगला टॉपिक है वो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है।
ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी इंडियन फॉरेस्ट को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसका मेन एम था। एंड जो ऑफिशियल एम था वो था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए था। इसके अंदर 3 तरह के फॉरेस्ट आइडेंटिफाई किए गए थे, क्लासीफाई किए गए थे: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट था वैसे फॉरेस्ट जिसमें कुछ भी अलाउड नहीं था, जब तक गवर्नमेंट ना कर दी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर तो ऐसे फॉरेस्ट आ जाएंगे जिसकी रेवेन्यू पोटेंशियल है, जिससे टिम्बर है, अच्छी क्वालिटी का टिम्बर मिल रहा है, नॉन वुड प्रोडक्ट भी इसमें आएंगे, उनको गवर्नमेंट ने अलग से क्लासीफाई कर दिया। जो रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा बच गए उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डाल दिया, इंपॉर्टेंट बच गए वो। फिर जो तीसरा है विलेज फॉरेस्ट है। विलेज फॉरेस्ट के अंदर क्या किया कि इसके अंदर जो विलेज लेवल फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है वो कम्युनिटी को दी जाती थी, कम्युनिटी के अंदर दी जा सकती है, यदि गवर्नमेंट चाहे तो उनकी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैनेज करने थे, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको हाईएस्ट कैटेगरी है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है। इन्हीं को हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस के द्वारा बाद में यही एक्ट लागू रहा था। ठीक है, तो रातों रात तो एक बदले नहीं जाते, धीरे धीरे हमने इसमें अमेंडमेंट किया था, फिर हम पॉलिसी भी लेके आए। इसका टारगेट हमने रखा था 33% जो लैंड पे हमें फॉरेस्ट बनाना है उसका टारगेट रखा गया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 आई थिंक सो। देन इनका प्रोटेक्शन लेवल हमने देख लिया। अगला हम देखते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फिर हम 1980 में लेके आए थे। 1980 में ये प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है। 1980 वाला क्या है? प्रिंसिपल लेजिस्लेशन जो रेगुलेट करता है फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन को कंट्रीज के अंदर। एंड इसके अंदर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज से आप यदि कोई यूज करना चाहते हो फॉरेस्ट को तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक, एंड इस एक्ट के अंदर ये प्रोहिबिट है, क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड है, स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोहिबिटेड है एंड अदर अथॉरिटीज़ हैं वो भी प्रोहिबिटेड है, जिनके अंदर डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट नॉन लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, एंड जैसे कि लीज पे नहीं दे सकते इनको, प्राइवेट सेक्टर को फॉरेस्ट को लीज पे नहीं दिया जा सकता, क्लियरिंग ऑफ ट्रीज नहीं किया जा सकता। इन सभी प्रमिस कार्य के लिए, एक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अनुमति लेनी पड़ती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, जैसे कि रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, कोई भी काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट से इसके अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोई भी काम फॉरेस्ट लैंड पे कर रहे हो आप तो, ठीक, कोई भी डेवलपमेंटल वर्क कर रहे हो तो। इसके अंदर नॉन फॉरेस्ट पर्पज डिफाइन किया गया है। नॉन फॉरेस्ट पर्पज क्या हो जाएगा? एनी पर्पज अदर देन रिफॉरेस्टेशन इज इंक्लूडेड एज ए नॉन फॉरेस्ट पर्पज, जैसे कि हम कल्टीवेशन ऑफ टी कर रहे हैं, कॉफ़ी कर रहे हैं, स्पाइसेस कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट लगा रहे हैं, ये सब नॉन फॉरेस्ट पर्पज में आएगा। और जो भी दूसरा काम कर रहे हैं जैसे होटल बना रहे हैं तो वो भी नॉन फॉरेस्ट में आएगा। एंड नॉन फॉरेस्ट में क्या क्या नहीं आएगा, जैसे कि कोई भी कंजर्वेशन के लिए जो जो ज़रूरी है, जैसे कि फायर लाइन्स बनाना, चेक पोस्ट बनाना, वायरलेस कम्युनिकेशन लाइन बनाना, तो जिस कंजर्वेशन के लिए जो काम होगा वो नहीं आएगा। एंड जो अनदर काम होगा वो नॉन फॉरेस्ट पर्पज इसके अंदर क्लासीफाई किया गया है। इस एक्ट के अंदर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर पेनल्टीज भी दी गई हैं, 15 दिन की इम्प्रिजनमेंट भी किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर एक एडवाइजरी कमेटी भी बना सकती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर ऑफेंसेस भी बताए गए हैं। देन अपील है, अपील भी बताई गई है, एनजीटी को लाई करेगी इसकी। एंड ऑफेंसेस है उसके अंदर अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट सब के लिए अथॉरिटीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के आने से पहले क्या हुआ था कि इस एक्ट के अंदर जो भी फॉरेस्ट की डेफिनेशन थी वो 1927 वाले एक्ट की जो भी डेफिनेशन थी, रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वो कंटिन्यू की गई थी। उसके अलावा भी बहुत सारे फॉरेस्ट थे, जैसे कि अर्बन एरियाज में हैं, अरावली के अराउंड, दिल्ली के अराउंड अरावली एरियाज में फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट थे वो इस फॉरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आते थे और उनको काटा जाता था डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, वहाँ पे फिर कि उनको को काटा ना जाए ट्रीज को। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, एक फेमस केस टी एन गोदावरमन केस, टी एन गोदावरमन केस में ये डिसाइड किया गया था फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन होगी वो डिक्शनरी डेफिनेशन होगी, वही फॉरेस्ट की डेफिनेशन होगी रियल वाली। ठीक, तो कोई भी डेवलपमेंट काम होगा इसके बाद में उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि कोई भी, हमने देख चुके हैं पहले ही कि किसी भी काम के लिए नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। और इस केस ने, टी एन गोदावरमन केस ने, वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है वो सारे फॉरेस्ट के लिए लागू कर दी। कहीं पे भी फॉरेस्ट हो, चाहे वो सड़क के किनारे हो या फिर प्राइवेट लैंड पे हो,
सब फॉरेस्ट कैटेगरी में आ जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं अभी, जिन प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं या रेलवे की प्रॉपर्टी हैं, डिफेंस के लिए जो प्रोजेक्ट है उन सभी के लिए प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रायर अप्रूवल न लेना पड़े, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट करना चाह रही है। उसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। उस नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं, उसके अंदर जो प्राइवेट एरियाज के अंदर जो लैंड आएगी उसको एम्बिट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की डेफिनेशन से एम्बिट किया आउट किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ जितने भी प्रोजेक्ट होंगे रेलवेज के लिए, NHAI के लिए, PWD के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के जो प्रोजेक्ट होंगे उनको क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा स्टेटस 19 उनके वो जो लैंड थी उनकी रेलवे और उनकी जो 1980 एक्ट से आने से पहले थी वो स्टेटस को कंटिन्यू किया जाएगा। एंड जो रोड के किनारे हैं दोनों सड़क, रोड के दोनों किनारों 0.05 हेक्टेयर के तक आप उसमें डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक, एंड जो कोर फॉरेस्ट एरियाज हैं उनके अंदर आप ERD टेक्नोलॉजी का यूज करके वहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। जैसे कि हमें ऑयल है, नेचुरल गैस है, ड्रिलिंग होल्स है, इनसे करके आप ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बिना एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए हुए वहाँ से ऑयल या गैस का एक्सट्रैक्शन करना अलाउड किया जाएगा इन प्रपोजल के से। तो कुछ लोग इनको अपोज भी कर रहे हैं और कुछ लोग इनके फेवर में भी हैं। ठीक, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू अक्टूबर पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।